A warm welcome again to this channel Sajad Bio Officials for 11th 12th boards as well as NEET entrance test. So यहाँ तक हमने बायोमॉलिक्यूल्स का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था और आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स में कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म की टर्म किसने दी थी, प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक स्पेशल स्टेटमेंट किसने कहा था। हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है, हमने पढ़ा फिर उसके बाद जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन हमारी बॉडी में क्या है, और हमने पढ़ा जो हमारे बॉडी में इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर इनऑर्गेनिक आयन्स जो होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर इनऑर्गेनिक आयन जो होते हैं, उनका हमने ऑर्डर बताया, कौन ज़्यादा कौन कम होता है। ओवरऑल यहाँ तक हमने कल तक ये पढ़ा था। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के मुताबिक, और ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट extraction and analysis of biomolecules. Extraction and analysis of biomolecules. चलिए भाई, सर किस तरह से हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से हम इनको ऑब्टेन करेंगे, किस तरह से हम इनको हासिल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम आपके एनसीईआरटी ही के एग्जांपल देंगे। हम लेंगे अ पीस ऑफ टिश्यू, छोटा सा एक पीस ऑफ टिश्यू लेंगे, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, लेट इट बी, कोई लिवर टिश्यू हमने लिया, कोई लिवर टिश्यू का पीस, ठीक है ना। ये पीस हम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पीस को हम करेंगे, इस पीस को हम उठाएंगे और इसको हम क्रश करेंगे। पेसल और मोटर को लेकर हम इसको क्रश करेंगे। क्रश द पीस ऑफ टिश्यू, हम इसको क्रश करेंगे। अब क्या होगा, जब हमने इसको क्रश किया तो हम इसको एक एसिड के अंदर डालकर इसको सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे। जो हिस्सा सॉल्युबल होगा तो सॉल्युबल पूल बनेगा, और जो नहीं होगा तो इनसॉल्युबल पूल बनेगा। तो हम इस क्रशड पार्ट ऑफ टिश्यू को उठाएंगे और हम डालेंगे इसको एक एसिड में, और ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। किस बायोमॉलिक्यूल्स को एनालिसिस और एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर दिस। हम इसको उठाएंगे, हम इसको डालेंगे एक एसिड में, दैट्स crush the piece of tissue, ठीक है ना। dissolve piece of tissue, dissolve piece of tissue in trichloro acetic acid, एसिटिक एसिड, दैट इज CCl3COOH। तो हम इस जो पीस ऑफ टिश्यू हमने क्रश किया उसको हम डिसॉल्व करेंगे इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए सर, इसके बाद क्यों किया, क्या होगा इससे। हमने जो ही फिर ये इसमें डिसॉल्व किया तो हमारे पास अब जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ, जो सॉल्यूशन हमें मिला, जो हमें फिल्ट्रेट मिला, हम उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। filter by using cheese और कॉटन क्लॉथ, कोई चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ हम यूज करेंगे, और हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे,
क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे। और आपको पता है जब हम किसी चीज़ को फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं किसी चीज़ की, हमें दो चीज़ें मिलती है, एक तो मिलेगा इनसॉल्युबल पूल और मिलेगा सॉल्युबल पूल जो उस मिक्सचर के साथ चला गया हो, डिज़ोल्व अच्छी तरह से हुआ हो। तो हमने इतना किया, हमने एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लिया, दैट्स लिवर टिश्यू, हमने इस टिश्यू को क्रश किया, हमने इसको क्रश करके डिज़ोल्व किया कि एसिड में, दैट्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और जो ही हमने इसको इसमें डिज़ोल्व किया तो फर्दर ऑन जो हमारे पास मिक्सचर बना एट द एंड, हमने उस मिक्सचर को बाय यूजिंग चीज़ क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ हमने उसको क्या किया, हमने उसको यहाँ पे फिल्ट्रेट किया। अब देखो, जो ही हम फिल्ट्रेट करेंगे, इसलिए फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे उसको, हमारे पास दो पूल्स ऑब्टेन होंगे। एक तो हमें मिलेगा यहां पे एसिड सॉल्युबल पूल और हमें मिलेगा यहां पे एसिड इनसॉल्युबल पूल। सर मतलब क्या, मतलब एसिड सॉल्युबल पूल उन एलिमेंट्स, उन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा, उन मॉलिक्यूल्स, हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो उन बायोमॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा जिनका साइज छोटा था और वो इजी तरह से उसमें सॉल्युबल हुए, डिसॉल्व हुए। और एसिड इनसॉल्युबल पूल उन बायोमॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा जिनका साइज बड़ा था, जिनका साइज बड़ा था और वो उसमें सॉल्युबल ना हो पाए। तो हम यहाँ से आगे की कहानी देखेंगे। तो हमने क्या किया, फिल्टर बाय यूजिंग चीज और कॉटन क्लॉथ। अब हमारे पास इतना तो आपने लिखा होगा, स्क्रीनशॉट उठाइए। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, अब चलिए आगे हम क्या करेंगे इसके बाद। हाँ, अब आपको मिला फिल्ट्रेट, अब आपको मिला फिल्ट्रेट, आपने फिल्टर किया, फिल्ट्रेट मिला आपको, ठीक है ना। फिल्ट्रेट मिलेगा और आपको बेटा साथ ही साथ में मिलेगा रिटेंटेट। रिटेंटेट, ऐसा जो सॉल्युबल नहीं हुआ दैट्स रिटेंटेट, और ऐसा जो सॉल्युबल हुआ दैट्स फिल्ट्रेट। एक तो फिल्ट्रेट मिलेगा जो नीचे जाएगा उस चीज क्लॉथ से, और ऐसी चीज जो ऊपर ही रही उसको हम कहेंगे रिटेंटेट। अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of solubility in, on the basis of solubility in trichloroacetic acid, we have, हमारे पास हैं, हमने obtain किए, we have two types of biomolecules, two types of biomolecules. Number one is micro biomolecules, micro biomolecules. Number one is micro biomolecules, मतलब ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी कि कौन सॉल्युबल हुआ इस एसिड में, हमारे पास दो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, दो किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वन और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। अच्छा हमें बताइए सर, जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हैं क्या ये सॉल्युबल हुए इस एसिड में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ही तो मतलब हम कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल तो इन्होंने ही बनाया। इट मीन्स they are important, they are acid soluble, they are acid soluble, ये वाले एसिड में soluble हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इनका? एनसीईआरटी खोल के देखिए, मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स, चिपका लो दिमाग पर, बहुत इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स, 18 to 800 डाल्टन्स। सर एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दीजिए इनके। एग्जाम्पल्स, सिंपल शुगर्स,
सिंपल शुगर्स, ये शुगर्स तो मिलकर आगे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने वाले हैं, बड़े बड़े पॉलीसैकेराइड्स। सिंपल शुगर्स, शाबाश। और क्या सर? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, या आप इनको कह लो न्यूक्लियोसाइड्स, या वो टर्म इस्तेमाल करो न्यूक्लियोटाइड्स। आगे पढ़ेंगे, इन्हीं से डीएनए बनने वाला है, आगे पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स। और आपके पास आते हैं लास्ट में वाइटामिन्स, So microbiomolecules, they are acid soluble, molecular weight between 18 to 800 Daltons. Next point, examples: simple sugars, amino acids, nitrogenous bases or nucleosides or nucleotides and vitamins. एक चीज को पढ़ना है हमें आगे। तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, आप लिखिए, नोट कीजिए इसको। किया? और अब करें। चलिए भाई। एंड ये हमारे पास थे माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, और अब हमारे पास ऐसे बायोमोलिक्यूल्स की क्लास हैं जो इस एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए थे और उन्होंने बनाया था एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो दूसरा आप उठाइए मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। पहला ही पॉइंट अभी मैंने कहा, एसिड सॉल्युबल के इनसॉल्युबल। शाबाश। एसिड इनसॉल्युबल, पॉइंट नंबर 1, एसिड इनसॉल्युबल। पॉइंट नंबर 2, जी सर वेट बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेट। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 10,000 डाल्टन्स ग्रेटर और इक्वल टू 10,000 डाल्टन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इनका मॉलिक्यूलर वेट या तो 10,000 डाल्टन्स होगा बराबर, या तो इससे ऊपर होगा, इससे नीचे नहीं। सो ग्रेटर और इक्वल टू 10,000 डाल्टन्स इनका मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल सकता है। सर एग्जांपल्स दीजिए। अभी मैंने बताया आपको सिंपल शुगर जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसैकेराइड्स लिखो, पॉलीसैकेराइड्स मतलब जब हमारे पास माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, जब जुड़ जाते हैं तो वही तो बनाते हैं माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स। आसान है। अच्छा, अमीनो एसिड्स वहां पे देखा, यहाँ पे क्या आएगा? प्रोटीन्स। हाँ भाई, सही सोचा आपने। न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए डीएनए पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और कुछ, ठीक सोचा, और कुछ ठीक। अब देखो यहां पे पंगा है, लिपिड्स। मैंने यहां पे ठीक है भाई, जिनके लिए आप कभी कभार टर्म यूज करते हो, फैट्स भी, लिपिड्स, फैट्स। यहां पे मसला है लिपिड्स पर, तो ज्यादा आप लिपिड्स याद रखो। क्या मसला है? देखिए भाई, अगर हम लिपिड्स को देखेंगे, सर किस में रखा? मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स में। शाबाश, ठीक, सही बात है। सर जरा वेट बता दीजिए, 18 to 800 डाल्टन्स के दरमियान। ये तो गड़बड़ हुई सर, आपने तो गलत लिखा। इसका इसमें आना सवाल ही पैदा नहीं होता। 18 to 800 डाल्टन्स वाले आपने तो सारे माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स में रखे। ये क्यों यहाँ? इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पर
जो हमें फिल्ट्रेट मिला, ये फिल्ट्रेट में नहीं मिला था, ये रिटर्नटेट में मिला था। इट वाज एसिड इनसॉल्युबल, ये एसिड इनसॉल्युबल था, सॉल्युबल नहीं था। एसिड इनसॉल्युबिलिटी के बेसिस पे प्रायोरिटी 1 हमने उसी को दी, और हमने कहा क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट कर ही रहे ऑन द बेस ऑफ एसिड सॉल्युबिलिटी, तो हमने लिपिड्स को उठाया और यहाँ पे रखा। क्यों 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 क्योंकि ये जो लिपिड्स हैं ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए, तो हमने इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा, वरना वेट के हिसाब से होना चाहिए था ये माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स में, बट अकॉर्डिंग टू एसिड सॉल्युबिलिटी इट इज मैक्रोबायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, इसको आप याद रखिए। मैं एक पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे नीचे, मैं यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। आप पॉइंट एक लिखिए, लिपिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 18 to 800 Daltons, but they are placed in macrobiomolecules as they are insoluble in ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है बच्चा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। आगे और पढ़ने वाले लिपिड्स के बारे में इसको याद रखिएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठाइए, कॉपी पे नोट कीजिए। उठाया? चलिए भाई आगे, चलिए भाई। अब दीजिए आप हेडिंग मेटाबोलाइट्स। आप हेडिंग दीजिए मेटाबोलाइट्स। क्या होता है मेटा? सब सीधे आप बायोमोलिक्यूल्स को कभी मेटाबोलाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेटाबोलाइट्स एनसीईआरटी ने बात की है, तो छोड़ेंगे नहीं इसको, और क्वेश्चन आएगा, ड्यू आएगा। मेटाबोलाइट्स के अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, on the basis of distribution and function, on the basis of distribution and function, हमारे पास मेटाबोलाइट्स के होते हैं दो टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड नंबर 2 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सर हमें बताइए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते क्या और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है? सुनिए इधर, आपको पता है हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, तो सारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन नहीं तो सारी रिएक्शन जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है तो वहीं पे हो रही है। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये होते क्या है? आपको पता है हर किसी रिएक्शन में हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स। हर किसी रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स का होना ज़रूरी है, फिर किसकी रिएक्शन करोगे? और रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करोगे निकलेंगे प्रोडक्ट्स,
निकलेंगे प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स आपके पास मेन प्रोडक्ट्स जो आपको चाहिए था बस वो नहीं निकलेगा, उसके साथ साथ वो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकालेगा, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकालेगा जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी। आपके पास जो मेन प्रोडक्ट था उसकी आपको ज़रूरत थी। अब देखिए अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हुए क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में या तो एज रिएक्टेंट्स यूज होते हैं या तो एज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर से सुनिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हुए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, फिर से, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हुए जिनको हम एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर या तो रिएक्टेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं या तो उनको हम प्रोडक्ट्स की तरह ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो ना तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की तरह काम करते हैं, ना ही इनको प्रोडक्ट्स की तरह ऑब्टेन किया जाता है। तो इनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इनको हम ऑब्टेन करते हैं रिएक्शंस में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, सॉरी, एज बाई प्रोडक्ट्स, एज बाई प्रोडक्ट्स। तो क्या हुआ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं या प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनको हम रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट्स की तरह ऑब्टेन करते हैं। तो आप लिखिए, पॉइंट हो जाए, पॉइंट हो जाए, पॉइंट हो जाए, एक साइड से इसमें पॉइंट हो जाए। लिखिए आप पॉइंट, एक्ट्स एज रिएक्टेंट्स और obtained as main products, obtained as main products in metabolic रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो नॉर्मल लाइफ के लिए, नॉर्मल फंक्शन, बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी हो, जिनका ज़रूरी होना हो हमारी बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सो एक्ट्स एज रिएक्टेंट्स और ऑब्टेन्ड एज मेन प्रोडक्ट्स इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसमें पॉइंट हो जाए, ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट्स, obtained as byproducts in metabolic reactions. So the point number 1. अच्छा सर, इसमें क्या कोई और पॉइंट? हाँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं बाय, आप जहां भी देखोगे, जिस ऑर्गेनिज्म में देखोगे, आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसी भी हाल में मिलेंगे। इट मीन्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। पॉइंट हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन all the cells, universally present in all the cells। इनके बारे में हमें सर बताइए। नो, यूनिवर्सल नहीं, प्रेजेंट इन कुछ सेल्स में, प्रेजेंट इन सम सेल्स, प्लांट, फंगल, ऐसे ही कुछ सेल्स में, प्रेजेंट इन सम सेल्स, नहीं सारी सेल्स में नहीं, बस प्रेजेंट इन सम सेल्स। क्या इसमें कुछ और पॉइंट? क्या सर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में कोई और पॉइंट लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। आप अगर देखेंगे बुक्स में तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में आपको मिलेगा कि इनकी जो फंक्शन है वो हमें मालूम है, वो हमें मालूम है, अच्छे से मालूम है। सो functions are well known, functions are well known। इनकी तो फंक्शन सारी हमें अच्छे से पता नहीं, functions are not well known हैं बट अच्छे से नहीं, functions are not well known। हाँ, आप देखोगे यहाँ पे कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम कुछ प्लांट से इस्तेमाल करते हैं, हम उनको ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से तो फंक्शन है, तो मतलब वैसे फंक्शंस जैसे होने चाहिए थे हमें मालूम, वैसे नहीं है। सो फंक्शंस आर नॉट वेल नोन।
So these were primary metabolites and secondary metabolites. सर एग्जाम्पल्स हो जाए, अगर आप देखोगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, अगर आप देखोगे ऐसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, अभी तो हमें आगे यहीं पढ़ना है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आपके जो आते हैं अमीनो एसिड्स, आपके आते हैं प्रोटीन्स, अमीनो एसिड से प्रोटीन में आपके आएंगे लिपिड्स, आपके आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, आपके आएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, आपके आएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, आपके आएंगे विटामिन्स। ये सारे आपको मिलेंगे किन में? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हम किन किन को इंक्लूड करते हैं? अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब को। तो सर सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स हैं इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसमें क्या क्या आएगा? अब देखिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक छोटा सा डब्बा निकलेगा और उस बॉक्स से वहां से क्वेश्चंस निकलते हैं। अब देखो, इसको मैं रब करूं, हाँ भाई आप हेडिंग दे अलग से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये आप हेडिंग दे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले आप उठाए सभी ड्रग्स, सबसे पहले आप सभी उठाए ड्रग्स। सबसे पहले आप उठाए ड्रग्स। तो हम अगर ड्रग की एग्जांपल देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी पे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्रग आता है दैट्स करक्यूमिन। सर क्या होता है ये? दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, obtained from curcuma longa, जिसको आप कहते हो सिंपली टर्मरिक। आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर कभी कभार जख्म लगता है तो यूजुअली घरों में क्या किया जाता है, तो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं कि आप हल्दी लगाइए इस पर। तो आप देखिए जैसा टर्मरिक, करक्यूमा लोंगा जिसको आप कहते हो, मतलब ये जो ये ड्रग है ना, ये हम इसी से ऑब्टेन करते हैं एंड दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। किसी ने कभी कोई मॉस्किटो बाइट लगा आपकी बॉडी पे कहीं पर, तो वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे स्वेलिंग भी होती है, थोड़ी सी रेडनेस भी होती है थोड़ी सी, और आपने देखा वहाँ पे वो थोड़ा बहुत स्वॉलो भी होता है। तो कहीं पे भी स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक ड्रग दैट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम करक्यूमा लोंगा टर्मरिक, ठीक है, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने ना दे। तो दिस वाज ड्रग नंबर 1। सो दिस इंपॉर्टेंट, करक्यूमा लोंगा से हम इसको ऑब्टेन करते हैं टर्मरिक एंड करक्यूमिन, ड्रग नंबर 1। नंबर 2 इसमें जो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, नंबर 2 एग्जाम्पल जो हमारे पास है दैट्स विनब्लास्टिन, और जो विनब्लास्टिन है दिस एंटी कैंसरस ड्रग, दिस इज
एंटी कैंसरस ड्रग, विनब्लास्टिन इज एंटी कैंसरस ड्रग। सर कहां से ऑब्टेन करते हैं? obtained from, important point बेटा, obtained from विंसा रोजी, obtained from विंसा रोजी एक प्लांट है, यहां से हम इसको obtain करते हैं। obtained from विंसा रोजी, obtained from विंसा रोजी। सो दीज वायर टू ड्रग्स हमारे पास ये थे। ड्रग नंबर 1 वाज कर्क्यूमिन, दैट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हो, कहीं पे स्वेलिंग हो, जख्म लगे, तो वहां पे आप इस कर्क्यूमिन को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा, ये हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कर्क्यूमा लोंगा टर्मरिक, इसीलिए तो हम उन जगहों पे वहां पे हल्दी लगाते हैं। एंड सेकंड वन इज विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन इज एंटी कैंसरस ड्रग, कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। ऑब्टेन फ्रॉम विंसा रोजी, एक प्लांट है हमारे पास, दैट्स विंसा रोजी, और इस विंसा रोजी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, दैट्स विनब्लास्टिन। दिस वाज सेकेंडरी मेटाबोलाइट नंबर 1, दैट्स ड्रग्स। एंड नंबर सेकंड अब उठाइए आप, नंबर सेकंड आप उठाइए, नंबर सेकंड, दैट्स नंबर सेकंड, सुना है आपने, पिगमेंट्स। These are also secondary metabolites, pigments में नंबर 1 हमारे पास कैरोटीनॉइड्स in plastids, जो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं। कैरोटीनॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं किन में? प्लास्टिड्स में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी में इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर सेकंड, कैरोटीनॉइड्स इन प्लास्टिड्स। नंबर सेकंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, आस्क्ड क्वेश्चन एंट्रेंस में बच्चा, एंथोसायानिन्स। और आप जानिए एंथोसायानिन्स प्रेजेंट होते हैं इन सैप वैक्यूल ऑफ प्लांट, प्लांट्स में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सर प्लांट्स में तो सबसे जगह वही पकड़ने वाला है, वैक्यूल ही। क्या सैप वैक्यूल? ये एक वैक्यूल है प्लांट्स का। इस प्लांट्स के इस वैक्यूल में प्रेजेंट है एक तो पानी के साथ साथ मिनरल्स के साथ साथ साल्ट्स, तो उन सब को मिलाकर हम कहते हैं सैप। क्या हुआ? सैप में हमारे पास आता है इज कॉल्ड टू वाटर, हमारे पास आते हैं मिनरल्स और हमारे पास आते हैं साल्ट्स। इन तीनों की कॉम्बिनेशन को हम एक साथ कहते हैं सैप। और ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर ये सैप प्रेजेंट हो, उस वैक्यूल को हम कहते हैं सैप वैक्यूल। तो क्या है, जो ये एंथोसायानिन्स हैं, ऐसे पिगमेंट्स हैं, ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, क्योंकि पिगमेंट्स के एग्जांपल है, पिगमेंट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ऐसे पिगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सैप वैक्यूल में। सर क्या इंपॉर्टेंट ये है? नहीं, इंपॉर्टेंट मैं अब लिखने वाला हूँ। आपने देखा है फ्लावर्स में जो कलर आता है, वो जो पेटल्स में कलर आता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यूजुअली इंसेक्ट्स एंटिमोफिली। तो आपने देखा होगा कि जो उनका कलर है, कभी सोचा है कैसे आता है? इस पिगमेंट की वजह से आता है। तो मैं लिखूंगा कलर अपीयरेंस टू फ्लावर, कलर अपीयरेंस टू फ्लावर। सो फ्लावर्स में जो कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एंथोसायानिन्स। दीज वर पिगमेंट्स। आप स्क्रीनशॉट उठाया होगा, लिखा होगा। चलिए आगे। नंबर थर्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट that are lectins कुछ नहीं, प्रोटीनिशियस होते, प्रोटीन्स भी समझो, प्रोटीनिशियस होते। लेक्टिन्स, जैसे आपने एक लेक्टिन सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लेक्टिन, दैट इज कॉनकैनावेलिन ए। नंबर 1 इज कॉनकैनावेलिन ए।
ये कंपाउंड एक लेक्टिन है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कौन कौन कैनावेलिन ए कहां से ऑब्टेन किया जाता है? obtained from jack beans. Obtained from jack beans. This concanavaline is a lectin. ये याद रखना, जहन में आया हुआ है कुछ। Obtained from jack beans. तो इस concanavaline ए के बारे में सर कुछ बताइए। एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम था लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो लैंडस्टीनर ने ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप के दरमियान डिफरेंशिएट जो किया, कि जिस चीज़ ने इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट के, लैंडस्टीनर ने जब इन दो ब्लड ग्रुप्स को देखा तो जिस चीज़ ने उसको मदद की इन दो को डिफरेंशिएट करने में कि ये ए ब्लड ग्रुप हैं, ये बी ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, एंटीजेनस पहचानने में, वो कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट था? दैट वाज कॉनकैनावेलिन ए। कॉनकैनावेलिन ए ही ऐसा लेक्टिन था जिसने लैंडस्टीनर को हेल्प की थी इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसको हाईलाइट कीजिए, कॉपी पे उतारिए, इसको हाईलाइट करके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भाई, पॉइंट लिखिए। Landsteiner used it to differentiate between A and B blood group. A and B blood group. A and B blood group in human population. So this was concanavalin A. आप उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लिखिए। चलिए आगे, नंबर फोर, इनसे क्वेश्चन आना तय है, एक क्वेश्चन तो आना तय है अर्सा। Next, that's number 4. Alkaloids. सबसे पहले अल्कालॉइड की मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आप इससे वाकिफ होंगे, दैट्स कैफीन। और आपको पता है कैफीन प्रेजेंट होता है टी में या आप कहिए कॉफ़ी में, इसीलिए तो कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रात को देर तक जागने के लिए, क्योंकि इस कैफीन की वजह से नींद नहीं आती। सो टी में, कॉफ़ी में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्रेजेंट होता है, एक अल्कालॉइड जो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कैफीन प्रेजेंट इन टी और कॉफ़ी। तो नंबर 1। Number second, you know this, morphine, painkiller, morphine, खतरनाक पेन किलर, सबसे मजबूत पेन किलर, that's morphine, that's morphine. This is also alkaloid, obtained from, कहाँ से obtain किया जाता है? Obtained from poppy plant, जिसको आप खशखश कहते हो कश्मीरी में, इसे ऑब्टेन किया जाता है मॉर्फिन इज ए पेन किलर, इंटेंसिव पेन किलर, खतरनाक पेन किलर, मजबूत पेन किलर सबसे लास्ट पे दिया जाता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। सर अगर वहाँ पे पॉपी प्लांट ना आया, इसका साइंटिफिक नेम आया जिसको हम कश्मीरी में खशखश कहते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम लिखिए आप, पपावर सोमनीफेरम। सो हमने यहाँ पे पढ़े अल्कालॉइड्स, तो कैफीन टी कॉफी में जो मिलता है, मॉर्फिन पेन किलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट, पपावर सोमनीफेरम। ये याद रखना कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट उठाइए। अब उठाइए नेक्स्ट नंबर 5।
नंबर 5 शाबाश, नंबर 5 टॉक्सिन्स। नंबर 1 इसमें जो हमारे पास है दैट्स एब्रिन। कहां से ऑब्टेन करते हैं हम? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये वाला टॉक्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ एबरस प्लांट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, obtained from seeds of Abrus plant. Abrin is a toxin which is obtained from seeds of Abrus plant. Number 2, ricin, another toxin. ricin, NCERT हम छाप रहे हैं और कोई पॉइंट हम एडिशनल बता रहे हैं जिसके आने के चांसेस हैं। ricin obtained from, कहां से obtain किया जाता है? obtained from seeds of castor plant. Obtained from seeds of castor plant. होप आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया होगा। आप आगे चलिए नंबर 6 पर। नंबर 6 essential oils। एक तो ये एसेंशियल ऑयल सेंटेड होते हैं, खुशबू होती है इनमें, और साथ ही साथ में होते हैं ये वोलाटाइल, उड़ जाने वाले, हवा के साथ उड़ जाने वाले, यूं ही उड़ जाते हैं। आप ढक्कन खोल के रखो, उड़ जाएंगे हवा के साथ। सेंटेड एंड वोलाटाइल। सो इसमें आपके पास क्या है एग्जाम्पल? लेमन ग्रास ऑयल, और कहां से ऑब्टेन करते हैं हम? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिन बोपोगॉन ग्रॉस। ये ग्रॉस है, इसी से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सो एसेंशियल ऑयल्स सेंटेड वोलाटाइल होते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे पास लेमन ग्रास ऑयल, जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सिन बोपोगॉन ग्रॉस। ठीक है। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, एसेंशियल ऑयल्स के बाद हमारे पास हैं पॉलीमर्स। बहुत बड़ा अच्छा सा चैप्टर पढ़ोगे आप 12th ऑर्गेनिक पोर्शन में पॉलीमर्स के बारे में। सो पॉलीमर्स में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हैं? गम्स, इसमें आएगा रबर, इसमें आएंगे गम्स, इसमें आएगा रबर, और इसमें आपका आएगा सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज का आपका प्लांट वाल बना हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखूंगा यहां पे, रबर इज ए पॉलीमर ऑफ टर्पीन। क्या मतलब बहुत सारे टर्पीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। पॉली मनी मर मोनोमर्स, बहुत पॉलीमर, बहुत टर्पीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने आपस में जुड़कर बाइंड होकर बनाया एक नया सा कंपाउंड जिसको हमने कहा रबर, इज अ पॉलीमर। सो जो रबर है ये किन यूनिट्स का, छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ होता है? टर्पीन यूनिट्स का। इसीलिए मैंने लिखा रबर इज अ पॉलीमर ऑफ टर्पीन। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखेंगे। तो यहीं पे हमारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में जो कंसेप्ट्स थे, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यूजुअली प्राइमरी मेटाबोलाइट तो हम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ने वाले हैं। तो ये ब्रीफली इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकलता है। तो इस पे आप नज़र रखें, रिवाइज करें, इसको लिखे अच्छे से, और
कंटिन्यूसली क्वेश्चंस कीजिए, इस पर जो आए हुए हैं प्रीवियस एंट्रेंस टेस्ट्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कीजिए, और पर डे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो नंबर है वो इंक्रीज़ कीजिए। अगर आज आपने किए 50, कल कीजिए आप 60, फिर 70, धीरे धीरे से नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऐसे कंसेप्ट खुद ब खुद मेमोरी में बैठ जाते हैं एज अ परमानेंट मेमोरी। हिप्पोकैम्पस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट मेमोरी, तो एज अ परमानेंट मेमोरी स्टोर रहती है हिप्पोकैम्पस में, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना भाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे इंशाल्लाह बायोमोलिक्यूल्स 3 जो होगा, उसमें हम अमीनो एसिड्स को लेकर आएंगे, और अमीनो एसिड के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अमीनो एसिड्स में जो हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, अल्कोहलिक एंस्ट्रा सारे डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो फ़िलहाल आप दीजिए मुझे इजाज़त, और मेहनत करते रहिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। ठोए ओए हाय, हाँ गोड़ दी फोन चार्ज लागन।